Good afternoon, everyone. Today we will start next topic, the struggle to survive. Survive means जीवित रहने के लिए, struggle means संघर्ष, जीवित रहने के लिए किस तरह से फ्रांस के पीपल संघर्ष करते हैं, यही हम यहाँ रीड करने वाले हैं. The population of France rose from about 20 million in 1715. 1715 में फ्रांस की जो पॉपुलेशन थी वो 23 मिलियन थी और बढ़कर ये 1789 में 28 मिलियन हो जाती है. अब पॉपुलेशन बढ़ी तो फूड की डिमांड भी बढ़ी. ओके, दिस लीड टू अ रैपिड इंक्रीज इन द डिमांड फॉर फूड ग्रेन्स. अब पॉपुलेशन इंक्रीज हुई तो फूड की जो डिमांड थी वो भी बढ़ गई. प्रोडक्शन ऑफ ग्रेन्स कुड नॉट कीप पास विद द डिमांड. जितनी पॉपुलेशन की डिमांड बढ़ी उसी स्पीड से, की पास मतलब उसी स्पीड से फूड ग्रेन्स की जो प्रोडक्शन की, जो ग्रेन ग्रो करने की जो स्पीड थी वो इतनी स्पीड नहीं थी जितना कि पॉपुलेशन के इंक्रीज होने की स्पीड थी. सो द प्राइस ऑफ ब्रेड, इसीलिए जो ब्रेड के प्राइस होते हैं वो बढ़ जाते हैं. विच वॉज द स्टेपल डाइट ऑफ द मेजॉरिटी. ओके, जो कि मेजॉरिटी मतलब समाज में रहने वाले, फ्रांस में रहने वाले जो भी पीपल थे उनकी स्टेपल डाइट मतलब मुख्य जो आहार होता है, मुख्य भोजन जो था वो ब्रेड थी और इसी के प्राइस बढ़ गए. ठीक है, ऐसा तो होता ही है ना बेटा. देखो, अगर पॉपुलेशन बढ़ गई, पॉपुलेशन बढ़ी तो उसको खाने के लिए भोजन चाहिए. भोजन अब उतनी स्पीड से ग्रो नहीं कर पा रहा, भोजन की, फूड की कमी पड़ गई. कमी जहाँ पड़ जाती है तो फूड के जो प्राइस होते हैं वो बढ़ जाते हैं. ठीक है. मोस्ट वर्कर्स वर एम्प्लॉयड एज लेबरर्स इन वर्कशॉप. ज़्यादातर जो वर्कर थे वो, जो ज़्यादातर लेबरर्स थे वो वर्कशॉप्स में काम करते थे. हुज ऑनर फिक्स देयर वेजेस. इनके जो ऑनर थे, मालिक इन वर्कशॉप्स के, उन्होंने इन लेबरर्स के जो वेजेस थे, वेजेस होता है वेतन, इनके जो वेतन थे, इनका जो वेतन था वो फिक्स किया हुआ था. बट वेजेस डिड नॉट, लेकिन जितना वेजेस उनको मिल रहा था उससे उनके फूड के बढ़े हुए, ब्रेड के बढ़े हुए प्राइस के अकॉर्डिंग नहीं चल पाया. मीन्स जितना वेजेस उनको मिल रहा था उस वेजेस में वो अपनी जो डेली उनकी नीड की ब्रेड थी उससे वो परचेज नहीं कर पा रहे थे. किस लिए परचेज नहीं कर पा रहे थे? क्योंकि फूड के प्राइस बढ़ गए थे, इसीलिए. सो द गैप बिटवीन द पुअर, इसी वजह से पुअर और रिच के बीच में जो भी एक गैप था वो और ज़्यादा बढ़ गया. थिंग्स बिकेम वर्स व्हेनेवर ड्राउट और हेल रिड्यूस द हार्वेस्ट. परिस्थितियाँ और भी तब बुरी हो गई जब सारी जो फसल थी वो सूखे, अकाल और ओलावृष्टि के कारण नष्ट हो गई. दिस लीड टू अ सब्सिस्टेंस क्राइसिस. ऐसी सिचुएशन को ही सब्सिस्टेंस क्राइसिस कॉल करते हैं. Something that occurred frequently in France during the Old Reign. देखिए बेटा, इस तरह की स्थिति होना, किस तरह की? सब्सिस्टेंस क्राइसिस जैसी, मतलब लोगों की जब सब्सिस्टेंस क्राइसिस क्या होता है बेटा? ऐसी सिचुएशन जब लोगों की जो लाइवलीहुड है, उनकी जो अर्निंग सोर्स है, जब वही खतरे में पड़ जाए और वो इतना भी अर्न ना कर पाए कि वो अपने फूड को ही खरीद पाएँ. ऐसी सिचुएशन को, ऐसे क्राइसिस को सब्सिस्टेंस क्राइसिस कॉल किया जाता है. और ऐसे सब्सिस्टेंस क्राइसिस जो है बेटा पुरानी टाइम पीरियड पर आना एक आम बात थी. ठीक है, फ्रांस के अंदर. नेक्स्ट आता है अ ग्रोइंग मिडल क्लास envisages an end to privileges. मीन्स अब क्या था कि मिडल क्लास, एक नया सोशल ग्रुप सामने आया और
उसने ये इन्वेसेजेस का मतलब होता है इमेजिन करना। उसने इमेजिन किया कि जो भी ये फर्स्ट और सेकंड स्टेट के मीन्स क्लर्जी और नॉबिलिटी को जो भी प्रिविलेजेस मिली हुई थी उनका अंत हो, ऐसी उन्होंने इमेजिनेशन की, ऐसी कल्पना उन्होंने की कि जो भी बाय बर्थ क्लर्जी और नॉबिलिटी को राइट मिले हुए हैं ये सभी खत्म हो। In the past, peasants and workers had participated in revolts against increasing tax and food scarcity. देखिए बेटा, पास्ट में फ्रांस के अंदर पीसेंट्स और वर्कर्स जो थे उन्होंने बढ़े हुए टैक्स और फूड की जो स्केर्सिटी मतलब कमी पड़ गई थी, उसके फूड की कमी पड़ने की वजह से फूड के जो प्राइस बढ़ गए थे और जो टैक्स बढ़ा दिए गए थे उनके अगेंस्ट रिवॉल्ट किया। रिवॉल्ट मतलब विद्रोह किया। किसने? पीसेंट्स और वर्कर ने। ओके, बट दे लैक द मीन्स एंड प्रोग्राम्स टू कैरी आउट फुल स्केल measures, okay, that would bring about a change in the social and economic order. means ऐसे जो प्रोग्राम, जो कार्यक्रम या जो भी उन्होंने तरीके अपनाए वो पूरी भरपूर मात्रा में उनके पास नहीं थे, उनकी कमी थी। ऐसे साधन जो इन चीज़ों को कम कर सके और लोगों को सोशल और इकोनॉमिकली इक्वल राइट दे सकें, इस तरह के जो साधन थे और प्रोग्राम थे वो कम थे कि मतलब लोगों को इस रिवॉल्ट में सक्सेस दिला सकें। इस तरह के जो मेजर्स इन्होंने अपनाए उनके पूरा ना होने के पीछे क्या रीज़न थे? क्योंकि उनके पास ना तो इतने साधन थे और ना ही एक ऐसी प्रोग्रामिंग, ऐसी प्लानिंग थी जिससे वो इन सभी को गेट कर सकें, प्राप्त कर सकें। दिस वाज लेफ्ट टू दोज ग्रुप्स विद इन द थर्ड स्टेट हु हैड बिकम प्रॉस्पेरस एंड हैड एक्सेस टू एजुकेशन एंड न्यू आइडियाज। देखिए बेटा, ये जो वर्क था, रिवॉल्ट मतलब इन सभी प्रिविलेजेस को जो क्लर्जी और नोबिलिटी को मिली हुई थी, इन सभी को ख़त्म करने की जो एक ये होता है ना कि उन प्रिविलेजेस को ख़त्म करने के लिए जो ग्रुप खड़ा हुआ, ये सारा भार किसके ऊपर आ गया? थर्ड स्टेट के उन पीपल्स पर जो प्रॉस्पेरस थे, मतलब जो धनी थे एंड जिनके पास एजुकेशन थी, ठीक है, और जिनके पास न्यू आइडियाज़ थे, ठीक है, ताकि वो चेंजेस ला सकें सोसाइटी में। इसीलिए ये सारा जो बर्डन था, अब सारा जो ये वर्क था ये किसके लोगों ने उठाया? थर्ड स्टेट के लोगों ने। क्योंकि कहीं ना कहीं जो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था वो थर्ड स्टेट के लोगों के साथ ही हो रहा था, क्योंकि सारा बर्डन टैक्स पे करने का इन्हीं थर्ड स्टेट के लोगों पर था। द 18th century witnessed the emergence of social groups termed the middle class. 18th century में जो नया एक सोशल ग्रुप सामने आया उसे मिडल क्लास कहा गया। Who earned their wealth through an expanding overseas trade. इन्होंने अपनी वेल्थ मतलब जो धन इन्होंने कमाया था मिडल क्लास के लोगों ने, वो ट्रेडिंग और मैन्युफैक्चर ऑफ गुड्स, मतलब इन्होंने ये कैसे इन्होंने अर्निंग की थी वेल्थ? व्यापार के थ्रू, या किसी ने कोई फैक्ट्रीज वगैरह सेटअप की हुई है, जैसे गुड्स को मैन्युफैक्चर मतलब वस्तुओं को बनाने का जिन्होंने काम किया हुआ था, ठीक है, सच एज वुलन एंड सिल्क टेक्सटाइल। अब ये वुलन और सिल्क टेक्सटाइल या तो इनके थ्रू एक्सपोर्ट की जाती थी या जो सोसाइटी में रिच पर्सन थे वो इन्हें खरीद लेते थे। इस तरह से ये धनी होते चले गए, ट्रेडर्स, ठीक है, या जो मैन्युफैक्चरिंग का काम करते थे। इन एडिशन टू मर्चेंट्स एंड मैन्युफैक्चरर्स, व्यापारी और वस्तुओं को मैन्युफैक्चर करने वाले, बनाने वाले जो पर्सन थे, उनके अलावा
थर्ड स्टेट के वो पर्सन भी इस मिडिल क्लास में इंक्लूड थे जिनका प्रोफेशन क्या था, जिनका ऑक्यूपेशन काम क्या था, लॉयर थे या फिर जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिशियल्स थे वो भी इस मिडिल क्लास का हिस्सा बने। ऑल ऑफ दीज वर एजुकेटेड, ये सभी एजुकेटेड थे, पढ़े लिखे थे, एंड बिलीव्ड दैट नो ग्रुप इन सोसाइटी शुड बी प्रिविलेज्ड बाय बर्थ, और इन सभी का मानना था कि सोसाइटी के अंदर किसी भी ग्रुप को जन्म से ही कोई भी प्रिविलेजेस मतलब सुविधाएं, बाय बर्थ ही किसी को कोई भी स्पेशल राइट नहीं मिलने चाहिए। ठीक है, प्रिविलेजेस कोई सुविधा या स्पेशल जो राइट मिले हुए थे क्लर्जी और नोबिलिटी को, ऐसे कोई स्पेशल राइट किसी को जन्म के बेसिस पर नहीं मिलने चाहिए। रेदर अ पर्सन सोशल पोजीशन मस्ट डिपेंड ऑन हिज मेरिट, सोशल पोजीशन जो है किसी भी पर्सन की या किसी भी ग्रुप की किसके बेसिस पर, किसके ऊपर डिपेंड होनी चाहिए, मेरिट के बेसिस पर। मेरिट मतलब उसकी योग्यता के अनुसार उसको कोई भी राइट मिलना चाहिए। उसके अंदर अगर योग्यता है, वो कैपेबल है उन अधिकारों को प्राप्त करने के लिए, तभी उसे वो अधिकार मिलने चाहिए। ऐसे ही नहीं कि जन्म से ही मतलब एक क्लर्जी ग्रुप को मिले हुए तो आने वाली उनकी सभी क्लर्जी जनरेशन को सभी को मिले, ऐसा नहीं होना चाहिए। दीज आइडियाज envisaging a society based on freedom and equal law and opportunities for all were put forward by philosophers such as John Locke and Jean-Jacques Rousseau। अब देखिए बेटा, जॉन लॉक और रूसो जैसे जो फिलोसोफर हुए हैं उन्होंने अपने इस आइडिया के अकॉर्डिंग ऐसे सोसाइटी की इमेजिनेशन की जिसमें उन्हें फ्रीडम, इक्वल लॉ, फ्रीडम मिले और लॉ के सामने सभी को इक्वल ट्रीट किया जाए और सभी को एक जैसी अपॉर्चुनिटीज़ मिले अपने डेवलपमेंट के लिए। ठीक है, ऐसे आइडिया किसके थे? जॉन लॉक और रूसो के। ठीक है, इन हिज 2 ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट, रूसो जो थे जॉन लॉक जो थे बेटा, उन्होंने एक बुक राइट की जिसका नेम था 2 ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट। ओके, इन्होंने अपनी इस बुक के अंदर मोनार्की जो भी डिवाइन और एब्सोल्यूट राइट मतलब अनलिमिटेड जो उसको राइट मिले हुए थे और उसकी जैसी भी उसको पावर, शक्तियाँ मिली हुई थी, उन सभी को उसके अच्छे और बुरे इन गुणों को इस बुक के अंदर जॉन लॉक ने डिस्क्राइब किया, उनका रिफ्यूट मतलब खंडन किया, उनके बारे में बताया कि किस तरह से एक मोनार्क को फ्रांस के अंदर राइट मिले हुए थे, उन सभी का इसने विरोध किया। नेक्स्ट आता है रूसो कैरिड द आइडिया फॉरवर्ड प्रपोजिंग अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बेस्ड ऑन अ सोशल कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन पीपल एंड देयर रिप्रेजेंटेटिव। रूसो जो थे उन्होंने सोशल कॉन्ट्रैक्ट बुक राइट की और इसमें इन्होंने अपने आइडिया जो हैं उन्हें प्रपोज्ड किया, अपने आइडियाज़ का सुझाव दिया। इनका मानना था कि जो भी गवर्नमेंट हो, ऐसी गवर्नमेंट की फॉर्मेशन होनी चाहिए फ्रांस के अंदर जिसमें पीपल और उनके रिप्रेजेंटेटिव जो हैं मिलकर रूल करें। मतलब पीपल जो हैं अपने लीडर्स को गवर्नमेंट के लिए चूज़ करें। ऐसी गवर्नमेंट की इमेजिनेशन किसने की? रूसो ने। ओके, उसके बाद आता है द स्पिरिट ऑफ द लॉज। द स्पिरिट ऑफ द लॉज में स्पिरिट ऑफ द लॉज के जो राइटर थे वो मॉन्टेस्क्यू थे। इन्होंने क्या प्रपोज किया? प्रपोज मतलब सुझाव देना। इन्होंने क्या सजेशन दिया बेटा कि जो पावर है गवर्नमेंट की उसका डिवीज़न होना चाहिए। ठीक है, किसमें किसके बीच में डिवीज़न हो जाए? पावर विद इन द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट की पावर का डिवीज़न होना चाहिए, बंटवारा होना चाहिए। किसके बीच में? लेजिस्लेटिव
एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी के बीच में। जैसे कि आज हम प्रेजेंटली हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ये सब फैसिलिटी है कि जो गवर्नमेंट है उसकी पावर का डिस्ट्रीब्यूशन किया हुआ है किस किस के बीच में, लेजिस्लेटिव के बीच में, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी के बीच में। लेजिस्लेटिव क्या करती है बेटा, लॉ मेकिंग का काम करती है, मतलब पीपल जो भी रिप्रेजेंटेटिव अपने वोटिंग के थ्रू चूज करते हैं वो सभी रिप्रेजेंटेटिव मिलकर लेजिस्लेटिव का मेंबर बन जाते हैं और यही मेंबर मिलकर लॉ की फॉर्मेशन करते हैं। ओके, नेक्स्ट आता है एग्जीक्यूटिव। जो लॉ इस ग्रुप ने, लेजिस्लेटिव ने बना दिए उन्हें फॉलो कराने का काम करती है एग्जीक्यूटिव। ठीक है। अब थर्ड आती है जुडिशरी। जो भी बनाए गए लॉ हैं उनको अगर कोई फॉलो नहीं करता है, उनको ब्रेक करता है या सोसाइटी के अंदर इनजस्टिस होता है तो उन्हें जस्टिस दिलाने का जो काम है वो जुडिशरी करती है। तो मॉन्टेस्क्यू का मानना था कि जो भी गवर्नमेंट है उसे इन 3 ऑर्गन में डिवाइड कर देना चाहिए। ठीक है। दिस मॉडल ऑफ गवर्नमेंट वाज पुट इनटू फोर्स इन द यूएसए। इसी तरह का मॉडल जो है यूएसए की गवर्नमेंट ने फॉलो किया। कब फॉलो किया बेटा, जब 13 कॉलोनीज थी अमेरिका की ब्रिटेन के अंडर और ब्रिटेन से इंडिपेंडेंस जब फ्रांस ने इसे दिलाई। हमने पढ़ा था ना स्टार्टिंग में कि फ्रांस ने 13 अमेरिकन कॉलोनीज को ब्रिटेन से इंडिपेंडेंस दिलाई थी। इंडिपेंडेंस मतलब स्वतंत्रता दिलाई थी। ठीक है। और 13 अमेरिकन कॉलोनीज को जब स्वतंत्रता मिल गई तो यहाँ पर ये जो मॉडल मॉन्टेस्क्यू ने रखा वही मॉडल यूएसए में फॉलो किया गया। द अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन, अमेरिका का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो अपने इंडिविजुअल, अपने नागरिकों को ये राइट्स देने की गारंटी देता है। ठीक है, जो इक्वलिटी पर बेस थी। और यही फ्रांस के जो पॉलिटिकल थिंकर या फिलोसोफर थे उन्होंने भी इस चीज़ को फॉलो किया और अपने राइट्स के लिए आवाज़ उठाई। नेक्स्ट, द आइडियाज ऑफ दीज फिलोसोफर्स वर डिस्कस्ड इंटेंसिवली इन सैलॉन and coffee houses and spread among people through books, देखिए बेटा, ये जो भी ऊपर फिलोसोफर हमने देखे, जॉन लॉक, रूसो, मॉन्टेस्क्यू, इन सभी के आइडियाज़ थे जो वो सैलून और कॉफ़ी हाउसेस में डिस्कस किए जाते थे और इन्हें लाउडली स्पीक किया जाता था। अब ये स्प्रेड किसके थ्रू किए गए, बुक्स और न्यूज़पेपर के। मतलब सैलून में या कॉफ़ी शॉप्स जो होती थी वहाँ पर पीपल्स क्या करते थे, जो एजुकेट होते थे, पढ़े लिखे, वो ज़ोर ज़ोर से उन बुक्स को पढ़ते थे या न्यूज़पेपर को ज़ोर ज़ोर से पढ़ते थे ताकि जो पढ़े लिखे नहीं हैं, हु कुड नॉट रीड एंड राइट, जो पढ़ और लिख नहीं सकते, उनका बेनिफिट इसको, मतलब इनके पढ़ने, ज़ोर ज़ोर से पढ़ने का जो बेनिफिट है इन सभी पीपल्स को भी मिल जाए, उनको भी अपने राइट्स के बारे में एक जो गाइडेंस है वो मिल जाए। ठीक है, इसीलिए इनको ज़ोर ज़ोर से पढ़ा जाता था सैलून और कॉफ़ी हाउसेस में। द न्यूज़ दैट Louis XVI planned to impose further taxes to be able to meet the expenses of the state generated anger and protest against the system of privileges। देखिए बेटा, जब ये न्यूज़ फैल गई कि लुई 16 जो है और भी इम्पोज फर्दर टैक्स का मतलब और भी ज़्यादा टैक्स लगाने वाले हैं थर्ड स्टेट के लोगों पर, तो ये सब बातें जब लोगों को पता लगी, ये न्यूज़ जब लोगों को, थर्ड स्टेट के लोगों को मिली, ठीक है, कि वो अपने स्टेट के बढ़े हुए एक्सपेंसेस, खर्चों को पूरा करने के लिए और ज़्यादा टैक्स बढ़ाने वाले हैं, तो ये सुनकर जनता जो है वो गुस्से में आ जाती है और इस प्रिविलेजेस सिस्टम, मतलब ये जो क्लर्जी और नोबिलिटी को जो सुविधाएं, स्पेशल राइट मिले हुए थे, उन सभी के अगेंस्ट
खड़ी हो जाती है। कौन खड़े हो जाते हैं? थर्ड स्टेट के पीपल, ठीक है। और इनके लीडिंग का काम कौन करते हैं? ये मिडिल क्लास पीपल। ओके, तो ये थी बेटा आज की हमारी रीडिंग। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक रीड करेंगे हम।